बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद राहील साबर, योर बायोलॉजी टीचर। लास्ट हमने लेक्चर 1 किया जिसके अंदर हमने मसल की एनाटॉमी डिस्कस की और मसल वाला सारा यूनिट हमने कंप्लीट कर दिया। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 2 और उसमें एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे विच इज़ बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी का ये फर्स्ट लेक्चर होगा, जबकि सीक्वेंस के लिहाज से हमारा इस वीक का ये सेकंड लेक्चर होगा और थर्ड लेक्चर के अंदर बायोटेक्नोलॉजी भी इंशाल्लाह हम क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट लेक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और सीक्वेंस के लिहाज से सेकंड लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। सो बायोटेक्नोलॉजी में जो हमें डिस्कस करना है, जो फर्स्ट चीज हमारे पास है वो है जी हमारे पास जीन क्लोनिंग। द फर्स्ट वन इज जीन क्लोनिंग। अब क्या होती है जी जीन क्लोनिंग, जरा उस तरफ चलते हैं। सो जीन क्लोनिंग स्टैंड्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल कॉपीज, और डेफिनेटली वो क्या होंगी, आइडेंटिकल कॉपीज, आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ अ जीन। तो एक जीन की हमने आइडेंटिकल कॉपीज बनानी है, उसे हम क्या बोलते हैं, जीन क्लोनिंग बोलते हैं। अब हमारे पास जीन क्लोनिंग के लिए दो मेथड जो है वो यूज किए जाते हैं। द फर्स्ट वन इज recombinant DNA technology, recombinant DNA technology। तो एक तो ये हम यूज करते हैं और दूसरी जो टेक्निक यूज की जाती है उसे हम बोलते हैं PCR, जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आइए जी फर्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं which is known as recombinant DNA technology, recombinant DNA टेक्नोलॉजी। अब इसको स्टार्ट करने से पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है। तो याद रखिएगा, अ डीएनए व्हिच इज फॉर्म, अ डीएनए व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग ऑफ, बाय द जॉइनिंग ऑफ two DNAs from two different sources। तो दो डिफरेंट सोर्सेस से हम क्या करेंगे, डीएनए लेंगे और उनको जोड़कर जो हमारे पास डीएनए बनेगा उसे हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक हमारे पास मेथड है जिसमें हम क्या करेंगे, जीन क्लोनिंग करेंगे। आइए जी जरा हम देखते हैं कि इस मेथड के लिए हमारे पास कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। तो रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं जो कि हम यूज करेंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो फर्स्ट हमारे पास जो रिक्वायरमेंट होगी, नंबर 1 वो होगी जी जीन ऑफ इंटरेस्ट। So first we have to select the gene of interest। अब gene of interest stands for which we want to clone, which we want to clone। तो सबसे पहले हमने वो तो जीन सेलेक्ट करना है जिसकी हम क्लोन करना चाह रहे हैं। दूसरा हमें क्या करना है, सेलेक्ट मॉलिक्यूलर सीजर, सेलेक्ट मॉलिक्यूलर सीजर। फिर हमें क्या करनी है, मॉलिक्यूलर सीजर्स जो है वो सिलेक्ट करनी है। ये क्या करेंगी, यूज टू कट जीन, जो कि उस जीन को कट करने के लिए यूज होंगी। डेफिनेटली वो जो जीन है आपने क्रोमोसोम में से कट करना है, किसी डोनर से लेना है, तो वहां से जीनोम में से उसे काटने के लिए हमें क्या चाहिए होंगी, मॉलिक्यूलर सीजर चाहिए होंगी। उसके बाद जो तीसरा है वो हमें क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर कैरियर। एक हमें कैरियर चाहिए होगा, वो कैरियर क्या करेगा, यूज टू कैरी, यूज टू कैरी जीन। और जीन भी कौन सा, जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो ये क्या करेगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी करेगा। और लास्ट हमें क्या चाहिए, लास्ट हमें चाहिए जी एक्सप्रेशन सिस्टम, एक्सप्रेशन सिस्टम। अब एक्सप्रेशन सिस्टम क्या होता है, वेयर जीन एक्सप्रेस, वेयर जीन विल एक्सप्रेस। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो है वो 4 कंपोनेंट हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट है फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आइए जरा हम फर्स्ट को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है,
फर्स्ट है हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जीन सेलेक्ट करना है। और जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, डेफिनेटली हम क्या करेंगे, यहां पे सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन ऑफ जीन। और वो कौन सा जीन होगा, वी वांट टू क्लोन, जिसको हम क्या करना चाहते हैं, क्लोन करना चाहते हैं। सपोज कीजिए मैं कहता हूं, मैं सेलेक्ट करता हूं इंसुलिन जीन, तो मुझे ये जो मेरे पास इंसुलिन वाला जीन होगा, ये मेरे पास क्या कहलाएगा, ये मेरे पास कहलाएगा जीन ऑफ इंटरेस्ट। सो फर्स्ट हमें क्या करना है, जीन को सिलेक्ट करना है। ओके जी, जीन सिलेक्ट हो गया कि हमें जो है वो जीन सिलेक्ट कर लिया, वो इंसुलिन वाला था। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें ये है कि हाउ टू गेट दैट जीन। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने जीन तो सिलेक्ट कर लिया, लेकिन वो जीन हम कहां से लेके आएंगे, वो जीन कहां से आएगा। तो 3 हमारे पास सोर्सेज होते हैं जहां से हम वो जीन रिसीव कर सकते हैं। नंबर 1, कट इट फ्रॉम क्रोमोसोम। क्या करें जी, क्रोमोसोम में से इसको कट कर लें, तो डेफिनेटली वो क्रोमोसोम किसका होगा, डोनर का होगा। यानी आपने कोई डोनर सेलेक्ट कर लिया, ह्यूमन ही हो सकता है या कोई और जो है वो मैमल हो सकता है, जिसके अंदर एग्जैक्ट वही इंसुलिन की क्या होगी, कॉम्पोजिशन होगी। आपने वो सिलेक्ट कर लिया और डिजायर जीन जिस क्रोमोसोम पे है उस क्रोमोसोम को सिलेक्ट कर लिया और वहां से उस जीन को क्या करना है, काटना है। तो एक आपने क्या किया, कट इट फ्रॉम द क्रोमोसोम, आपने डोनर के क्रोमोसोम से उसे काट लिया। या फिर क्या करेंगे, प्रिपेयर इट केमिकली। तो यहां केमिकल के ज्वाइन करने से आप इसे खुद बना लें, इन लैब्स, लेबोरेटरीज के अंदर आप खुद बना लें। या फिर क्या किया जाता है, फॉर्म इट फ्रॉम mRNA। क्या कर लीजिए, इसको mRNA से बना लीजिए। तो ये 3 हमारे पास मेथड है जो हम यूज करेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जीन। अब अगर मैं पहले की बात करूं, मैंने कहा हम क्या करेंगे, उसको क्रोमोसोम में से कट कर लेंगे। तो अगर हम उसको क्रोमोसोम में से कट कर लेंगे तो यहां पे क्या करेंगे, यहां हम यूज करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हम यूज करेंगे। ये एंजाइम जो है वो हमें क्या करेंगे, स्पेसिफिक साइट से उस क्रोमोसोम में से जीन को क्या कर देंगे, काट देंगे। और अगर मैं लास्ट वाले की बात करूं कि मैंने कहा कि mRNA से बना लेंगे, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब स्टूडेंट ये चीज क्या है, अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा था कि हमारे पास एक नेचुरल फिनोमेना है कि डीएनए से क्या बनाया जाता है, हर तरह का आरएनए बनाया जाता है। यहां अभी मैं सिंपल बात कर रहा हूं mRNA की। सो डीएनए से mRNA बनना, दिस फिनोमेना नाउन एज ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। और अगर क्या किया जाए, इसी को वापस यूज कर लिया जाए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, यानी mRNA से हम वापस क्या बना लें, डीएनए बना लें, दिस फिनोमेना नाउन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। क्योंकि हमने यहां पे क्या किया है, प्रोसेस को रिवर्स कर लिया है। और याद रखिएगा, इस तरह जो हमारे पास डीएनए बनेगा उसे हम बोलते हैं cDNA, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होगा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स की बेस पे बना है। सो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो इस तरह क्या कर लिया जाता है, डीएनए को बना लिया जाता है, यानी जीन को बना लिया जाता है। तो हमारे पास इस तरह पहला प्रोसेस कंप्लीट हुआ। दूसरा क्या था, सिलेक्ट मॉलिक्यूलर सीजर। आइए जरा उस तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास सिलेक्ट अ मॉलिक्यूलर सीजर, सिलेक्ट अ मॉलिक्यूलर सीजर्स। अब ये क्या होती हैं, याद रखिएगा, इन्हीं मॉलिक्यूलर सीजर को हम क्या बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो इन्हीं का जो दूसरा नाम है
रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इन्हीं को ही आल्सो कॉल्ड एंडोन्यूक्लिएजेस, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एंडोन्यूक्लिएजेस कहते हैं। ये करते क्या है, बेसिकली इनको डिस्कवर किया गया, डिस्कवर्ड फ्रॉम बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया में से इनको क्या किया गया, डिस्कवर किया गया। अब बैक्टीरिया की बॉडी में ये क्या करते हैं, बेसिकली बैक्टीरिया फॉर्म देम टू प्रोटेक्ट itself फ्रॉम वायरल जीनोम। तो आपको याद होगा कि जब भी लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज आपने पढ़ी, यानी जब वायरस जो है वो अटैक करता है उसकी बैक्टीरिया की बॉडी पे, तो वो अपना जीनोम अंदर इंसर्ट कर देता है, तो वो लेटिक साइकिल या लाइसोजेनी साइकिल अडॉप्ट करता है। तो वायरल के जीनोम से बचने के लिए बैक्टीरिया क्या करता है, अपनी बॉडी में बेशुमार रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या एंडोन्यूक्लिएजेस एंजाइम यूज करता है, यानी कि ये एंजाइम बैक्टीरिया की बॉडी में उसको प्रोटेक्ट करेंगे अगेंस्ट वायरल डीएनए। और याद रखिएगा अब तक क्या हो चुके हैं, नाउ 400 हैव बीन डिस्कवर्ड, अब तक जो है वो 400 क्या हो चुके हैं, डिस्कवर हो चुके हैं, जिनमें से 20 आर यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी, जिनमें से हम जो है वो मोस्ट कॉमनली 20 जो है वो इनको क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। और याद रखिएगा इनमें जो मोस्ट फेमिलियर है, वो आपके पास है जी इको आर1, ये हमारे पास जो है ये मोस्ट फेमिलियर और मोस्ट कॉमन जो है वो क्या है जी, मॉलिक्यूलर सीजर है या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, जो ज्यादातर हम क्या करते हैं लैब्स में इस्तेमाल कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी को परफॉर्म करते हुए। अब याद रखिएगा ये जो करते हैं, ये करते क्या है, ये कट डीएनए फ्रॉम स्पेसिफिक पैलेंड्रोमिक साइट्स, ये क्या करते हैं, ये डीएनए को स्पेसिफिक पैलेंड्रोमिक साइट से काटते हैं। अब पैलेंड्रोमिक साइट्स क्या होती हैं, ऐसी साइट्स जिनको 5 to 3 या 3 to 5 रीड करें तो वो एक दूसरे के क्या बन जाए, कॉम्प्लीमेंट्री बन जाए। मिसाल के तौर पे मैं यहां पे लिखता हूं जी, मेरे पास है जी GC या GAATTC। अब ये मैंने एक क्या लिखा जी, 5 to 3 जो है वो मैंने एक कोडिंग लिखी। अब इसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री देखूं तो वो मेरे पास क्या होगा, CTTAAG। तो अगर स्टूडेंट आप गौर करें, मैं इसको यहां पे लिख देता हूं 5 प्राइम एंड, यहां लिख देता हूं 3 प्राइम एंड, यहां लिखता हूं 3 प्राइम एंड, यहां लिखता हूं 5 प्राइम एंड। तो आप गौर कर लीजिए 5 to 3 अगर मैं इसको रिवर्स करूं तो वो एग्जैक्ट क्या बन जाएगा, नीचे वाला बन जाएगा। तो अगर ऐसा हो कि एक स्टैंड मेरे पास 5 to 3 है, उसको मैं रिवर्स कर दूं तो वो 3 to 5 होकर अपना ही क्या बन जाए, कॉम्प्लीमेंट्री बन जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। तो आप देख लीजिए इसको मैं अगर रिवर्स करता हूं तो ये क्या बन जाएगा, नीचे आगे चेक कर लीजिए GAATTC, यानी ऊपर वाले को ही उलट कर दे तो ये बन जाएगा, इसको उलट कर दे तो वो बन जाएगा। तो अगर दो सीक्वेंस एक दूसरे के पैलेंड्रोमिक हो तो इसका मतलब ये है कि वो एक दूसरे के रिवर्स ऑर्डर में एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अब इस तरह जब भी आपके पास जो है वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आएगा तो वो जीन के शुरू में क्या ढूंढेगा, पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस ढूंढेगा और वहां से क्या करता है, कट करता है। सपोज कीजिए यहां पर अगर मेरे पास इको R1 जो है ये आ गया तो ये क्या करेगा, ये यहां से कट करके इस तरह करके ये यहां से क्या कर देगा, कट कर देगा। जब इस तरह ये कट कर देगा तो हमारे पास सीक्वेंस कुछ इस तरह से सेपरेट होगा, GCTTAA, ओके जी। और दूसरा जो आपके पास सेपरेट हुआ वो है AATTC
और ए और पीछे क्या रहेगा सी और नीचे कौन सा अटैच है जिसका जी। तो अब देख लीजिए इस तरह हमारे पास जो है वो क्या हो गए जी, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए। अब ई को R1 ने इसे काटा है AT के पास से, इसलिए इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास होता है AATT कटर, क्योंकि ये AT के पास से क्या करता है, कट करता है। अब आपके पास ये जो बन गए स्ट्रैंड, अगर मैं इन दोनों को दोबारा पास कर दूं तो क्या होगा, A दोबारा T से क्या कर देगा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर की बेस पे जुड़ जाएगा, A T के साथ, T A के साथ। तो इस तरह जब ये सेपरेट हुए हैं, यहां पे A था ये वाला, तो अब ये एक दूसरे के बिल्कुल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। तो अगर सिंगल स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो तो याद रखिएगा उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम स्टिकी एंड्स कहते हैं। तो ये वाला मेरे पास ये और ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर मैं इनको इकट्ठा कर दूं ये फिर भी जुड़ सकते हैं, इसलिए हम बोलते हैं ये क्या है, ये है स्टिकी एंड्स। So single stranded complementary ends which are complementary to each other, या single strands which are complement to each other, they will be considered as sticky ends। तो ये एक दूसरे के क्या है, sticky ends कहलाते हैं। तो इस तरह हमारे पास जो मॉलिक्यूलर सीजर है ये यूज हुई। अब मॉलिक्यूलर सीजर का इंट्रोडक्शन तो हमने कर लिया, अब बायोटेक में ये क्या करेगी, ये यूज टू कट, बल्कि मैंने लिख दिया है कि कट डीएनए फ्रॉम अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो ये क्या करेगी, हमारे जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस इसको क्या कर देगी, काट देगी। अब जो तीसरा है हमारे पास वो है मॉलिक्यूलर सीजर। तो आइए जी बात करते हैं तीसरे टॉपिक की, जो तीसरी हमारी रिक्वायरमेंट है, और वो है हमारे पास मॉलिक्यूलर कैरियर। मॉलिक्यूलर कैरियर को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं वेक्टर। तो अब हमें क्या चाहिए, वेक्टर चाहिए। वेक्टर क्या करता है, वेक्टर यूज टू कैरी जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी करता है और फिर क्या करता है, इसको इंट्रोड्यूस करवाता है, ट्रांसफर करवाता है इनटू एक्सप्रेशन सिस्टम, और इसको एक्सप्रेशन सिस्टम के अंदर ले जाता है। तो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर कैरियर है ये क्या होगा, इसको वेक्टर कहते हैं। और ये वेक्टर क्या करता है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को रिसीव करता है और रिसीव करके इसको ट्रांसफर कर देता है इनटू द एक्सप्रेशन सिस्टम, यानी उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जहां पर जाके इसने क्या होना है, शो होना है। तो जो मोस्ट फेमिलियर कैरियर हम यूज करते हैं, मोस्ट कॉमन हमारे पास जो वेक्टर है इज प्लाज्मिड। वो क्या होता है जी, प्लाज्मिड होता है, जिसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अब प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड जो है वो सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। और याद रखिएगा ये सेल्फ रेप्लिकेट होता है, सेल्फ रेप्लिकेट, अपने आप को रेप्लिकेट करता रहता है। और जो तीसरा करैक्टर है इसका वो क्या है जी, कंटेन रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबॉडीज। ये एंटीबायोटिक्स के खिलाफ रेजिस्टेंस रखता है। हम अक्सर कहते हैं कि जी एंटीबायोटिक जो है वो उसी वक्त जो है, एंटीबायोटिक नॉट बॉडीज, एंटीबायोटिक सॉरी बायोटिक्स। अब हम अक्सर कहते हैं कि एंटीबायोटिक जो है वो उसी वक्त यूजफुल होती है अगर बैक्टीरिया ने उसके खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप नहीं की। तो बैक्टीरिया कैसे रेजिस्टेंस डेवलप करता है, ऑन द बेस ऑफ प्लाज्मिड बैक्टीरिया क्या करता है, रेजिस्टेंस डेवलप करता है। अब मोस्ट फेमिलियर जो एग्जांपल है इनमें वो है जी आपके पास PSC101। ये आपके पास एक प्लाज्मिड है जिसमें क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है अगेंस्ट टेट्रासाइक्लिन। बिल्कुल इसी तरह PBr322 ये भी हमारे पास एक क्या है जी,
एक मोस्ट फेमिलियर जो है वो प्लाज्मिड है, जिसमें होती है रेजिस्टेंस अगेंस्ट टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पिसिलिन। तो इसमें टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन दोनों के अगेंस्ट क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है। और हमने कहा ये है क्या, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ओके जी, तो नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट पार्ट है वो है जी एक्सप्रेशन सिस्टम। अब एक्सप्रेशन सिस्टम में डालने से पहले हमने कहा कि मॉलिक्यूलर कैरियर क्या करेगा, ये जीन को कैरी करेगा। तो स्टूडेंट ये मेरे पास जो है, सपोज कर लीजिए ये मेरे पास है जी प्लाज्मिड। अब इस प्लाज्मिड के अंदर जगह बनाई जाएगी और जगह बनाकर इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या किया जाएगा, अटैच किया जाएगा। तो ये देखिए जी, ये मेरे पास है प्लाज्मिड, ये यहां पे जोड़ दिया गया क्या, जीन ऑफ इंटरेस्ट, और उतना सा ये पार्ट जो है वो सेपरेट हो गया। अब चेक कर लीजिए, ये जो मेरे पास बना है, इसको, इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और इसी का एक और नाम है जिसे बोलते हैं काइमेरिक डीएनए। दोबारा सुन लीजिए, इसी को हम क्या बोलते हैं, काइमेरिक डीएनए, इसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। मैंने अभी रिकॉम्बिनेंट डीएनए की डेफिनेशन की थी कि डीएनए विच विल बी फॉर्म फ्रॉम टू डिफरेंट डीएनए कमिंग फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्स। अब जरा गौर कीजिए, यहां मैंने ये जो रेड कलर का जीन डाला है, सपोज कीजिए ये इंसुलिन वाला था, तो ये मैंने ह्यूमन से लिया, तो ये ह्यूमन का जीन था। जबकि ये जो नीचे ब्लू वाला है, ये कौन सा है, ये बैक्टीरियल डीएनए है। तो एक तरफ बैक्टीरियल डीएनए है और साथ क्या जुड़ा है, ह्यूमन डीएनए। तो दो डिफरेंट डीएनए, जब दो डिफरेंट डीएनए इकट्ठे होंगे तो आपके पास ये क्या कहलाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो वेक्टर ने क्या किया, जीन को रिसीव कर लिया और क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। जब वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया तो अब वो इसको किस में लेके जाएगा, एक्सप्रेशन सिस्टम में। तो आइए जी बात करते हैं एक्सप्रेशन सिस्टम की, जो कि आखिरी इसका जो है वो क्या होगा, स्टेप होगा। सो एक्सप्रेशन सिस्टम। अब एक्सप्रेशन सिस्टम में हम क्या करेंगे, हम जो है वो इंसर्ट कर देंगे इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, इंसर्ट इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, डीएनए इनटू बैक्टीरिया। तो जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज किया जाता है एक्सप्रेशन सिस्टम, वो हमारे पास क्या है जी, बैक्टीरिया। तो स्टूडेंट ये मेरे पास जो है, ये देखिए जी, ये मेरे पास क्या है जी, ये बैक्टीरियम है। और इस बैक्टीरियम के अंदर क्या कर दिया गया, ये देखिए जी, ये डाल दिया गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए की जब क्या होगी, जब नॉर्मल रेप्लिकेशन करेगा बैक्टीरिया, जिसे आप क्या बोलते हो, बाइनरी फिशन कहते हो, तो आपका वो जो जीन है वो भी अंदर क्या होता जाएगा, रेप्लिकेट होता जाएगा। तो यही तो हमारी डिमांड थी कि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या होता जाए, रेप्लिकेट। अब टाइम इसको मिलता जाएगा और ये अपनी क्या करता जाएगा, फर्दर जो है वो क्या करता जाएगा, डिवीजन करता जाएगा और मल्टीपल हमारे पास कॉपीज बन जाएंगी। हर कॉपी के अंदर हमारे पास क्या होगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट। साथ ही साथ क्या करेगा, जीन अपनी थोड़ी बहुत क्या करेगा, प्रोडक्ट भी पैदा करेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीन। तो हम क्या करेंगे, अगर मैंने इंसुलिन वाला जीन डाला है तो इनके अंदर क्या पैदा होगी, जो एंड पे मेरे पास बेशुमार बैक्टीरिया हासिल होंगे, उन सब में अच्छी खासी जीन की क्या होगी, प्रोडक्ट यानी इंसुलिन। वो इंसुलिन निकाल के हम क्या करेंगे, इंजेक्शंस वगैरह तैयार कर लेंगे। और साथ ही साथ मेरे पास हर एक के अंदर मल्टीपल कॉपीज हैं, किसकी, जीन की। तो मेरे पास जीन की क्या बन गई, अच्छी खासी क्लोन्स भी बन गई। तो मैंने मल्टीपल जीन्स की क्लोन भी बना ली है और साथ ही साथ मैंने जीन की क्या कर ली है, प्रोडक्ट भी बना ली है बाय यूजिंग दैट सिस्टम, जो कि मेरे पास क्या है, बैक्टीरिया है। कुछ साइंटिस्ट क्या करते हैं, बाज़ क्या करते हैं, कैरियर के तौर पे वायरस को सिलेक्ट कर लेते हैं और वायरस के अंदर क्या डाल देते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो अब वायरस क्या करेगा, इट विल एक्ट एज ए कैरियर। अब वो वाला वायरस आप क्या कर दोगे, बैक्टीरियम में छोड़ दोगे, वो बैक्टीरियम के अंदर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा और विद इन 20 to 25 मिनट 200 आपके पास क्या बन जाएंगे, वायरसेस बन जाएंगे, बैक्टीरियोफेज बन जाएंगे। उन 200 बैक्टीरियोफेज के अंदर आपके पास जीन भी कितने हो जाएंगे, 200। तो अगर आपने प्लाज्मिड
प्लाज्मिड सिलेक्ट किया है तो उस वक्त आपके पास इस तरह से प्रोसेस चलना है, और अगर आपने बैक्टीरिया सिलेक्ट किया है तो वायरस सिलेक्ट किया है तो तब आपके पास प्लाज्मिड जो है वो कैरियर नहीं होगा, बल्कि एक वायरस जो है वो क्या होगा, कैरियर होगा। उसके जेनेटिक मटेरियल में अपना अपना जीन डाल देंगे और उस वायरस को आप क्या करेंगे, बैक्टीरिया के ऊपर छोड़ देंगे, वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा और विद इन 25 मिनट वो अपनी जो है वो 200 क्या करेगा, वायरसेस रिलीज करेगा, और हर वायरस में हमारा क्या होगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो ये एक मेथड था जिसे हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आइए जी नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ते हैं जिसे हमने क्या कहा, पीसीआर। सो पीसीआर हमारे पास क्या है, अ मेथड यूज टू प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज, और ये मिलियंस की तादाद में होगी, ऑफ अ जीन इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड, और प्रोसेस सारा कहां हो रहा होगा, इन अ टेस्ट ट्यूब। तो एक थोड़े से टाइम के अंदर, एक सिंगल टेस्ट ट्यूब के अंदर आप क्या करते हैं, मल्टीपल कॉपीज बना लेते हैं एक डिजायर जीन की, उसे हम क्या बोलते हैं, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम डाल देते हैं, ये मेरे पास टेस्ट ट्यूब है, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें क्या क्या डालना है, इसमें हमें डालना है डीएनए पॉलीमरेज, और आपको पता है ये वो एंजाइम है जो डीएनए को डबल कर देता है, यानी रेप्लिकेट कर देता है। साथ ही साथ हम डालेंगे न्यूक्लियोटाइड बेसिस, तो बेशुमार हम जो है वो न्यूक्लियोटाइड की बेसिस डालेंगे, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, इन सब की हम क्या डाल देंगे, नाइट्रोजन बेसिस डाल देंगे, और साथ ही साथ हम यहाँ पे डालेंगे जी प्राइमर क्या करेगा, प्राइमर जो है वो सिंगल स्ट्रैंड को टेम्परेरी बेस पे डबल स्ट्रैंड में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, और साथ ही साथ हम यहाँ पे डालेंगे एक एंजाइम जो कि थर्मोस्टेबल है, उस एंजाइम को हम बोलते हैं टैक पॉलीमरेज। ये एंजाइम है जो कि कहां से निकाला जाता है, फ्रॉम थर्मस इक्वेटिकस। So thermus stands for heat, इक्वेटिकस स्टैंड्स फॉर इन एक्वस मीडियम। तो बेसिकली ये जो बैक्टीरिया होता है ये हॉट स्प्रिंग के अंदर यानी गर्म पानी के चश्मों के अंदर पाया जाता है, जहां पे टेम्परेचर मोर देन 120 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और वहां पर ये बड़ी आसानी से टॉलरेट कर लेता है क्योंकि इसके अंदर ये वाला एंजाइम है जो थर्मोस्टेबल है, और ये क्या करता है, इस हाई टेम्परेचर से इसको प्रोटेक्ट करता है। तो हमने इस प्रोसेस में क्योंकि बार बार गर्म करना होता है, इसलिए इस हाई टेम्परेचर से कहीं डीएनए खराब ना हो जाए, उसके बचाने के लिए हम इसको क्या यूज करते हैं, टैग पॉलीमरेज यूज करते हैं। आइए जरा हम प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो प्रोसेस में जो सबसे पहले होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो होगा हमारे पास डीनेचुरेशन। सबसे पहले हम करते हैं डीनेचुरेशन। अब डीनेचुरेशन में क्या होगा, ये मेरे पास जो है ये डीएनए है। अब स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता है ये आपके पास एक जीन हो, ऐसा भी हो सकता है ये इंटायर जीनोम हो। डिपेंड करता है कि आपकी जो है वो डिमांड क्या है, क्या आप पूरे जीनोम की जो है वो करना चाह रहे हैं पीसीआर यानी उसकी मल्टीपल कॉपीज पैदा करना चाह रहे हैं, या किसी एक जीन की मल्टीपल कॉपीज पैदा करना चाह रहे हैं। तो आप क्या करेंगे जी, सबसे पहले उसको सिलेक्ट करेंगे। तो ये आपके पास जो है वो डीएनए है। अब इसको क्या किया जाता है, इसको हीट अप किया जाता है। तो यहां पे हम इसके करेंगे हीट अप यानी गर्म करेंगे, और ये होगा 94 डिग्री से 98 डिग्री के दरमियान हम इसको टेम्परेचर देते हैं। जब इसको टेम्परेचर देंगे तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि हमारे पास ये डीएनए के जो दोनों सेगमेंट्स हैं ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन कहते हैं। और पूरे 1 मिनट तक 1 मिनट
तक ये प्रोसेस जो है वो हम जो है वो करते हैं। 1 मिनट तक जो है वो डीएनए को गर्म किया जाता है ताकि उसके डीएनए के स्ट्रैंड्स दोनों सेपरेट हो जाए। जब दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे, दिस फिनोमेना नाउन एज डीनेचुरेशन। अब ये मेरे पास है 3 प्राइम एंड, तो ये क्या होगा 5 प्राइम एंड, तो ये मेरे पास क्या होगा 3 प्राइम एंड, तो ये मेरे पास होगा 5 प्राइम एंड। उसके बाद जो अगला प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं अनिलिंग। अनिलिंग, अब अनिलिंग में क्या होता है, अनिलिंग में ये होता है कि यहां पर आकर प्राइमर ऐड होता है, प्राइमर ऐड होता है। अब प्राइमर क्या होगा, ये 20 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, 20 न्यूक्लियोटाइड्स जो कि टेम्परेरी बेस के लिए आएंगे, टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए आएंगे। अब यहां देखिए जी, ये मेरे पास जो है वो ये पहला स्ट्रैंड डीएनए का 5 to 3 प्राइम एंड, और ये मेरे पास दूसरा स्ट्रैंड जो कि मेरे पास है जी 3 to 5 प्राइम एंड। अब यहां पे आके क्या अटैच हो जाएगा, प्राइमर अटैच हो जाएगा। तो देखिए जी, यहां पर 3 प्राइम एंड पे प्राइमर लग गया, यहां पे भी 3 प्राइम एंड पे प्राइमर लग गया, और जब प्राइमर लगता है तो उसे हम बोलते हैं जी 5 to 3, 5 to 3। अब यहां पे आपके पास आ जाएगा 5 to 3। अब अगला प्रोसेस हमारे पास क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं एक्सटेंशन, यानी प्रोसेस जो है वो अपने आप को बढ़ाता है। उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि हम देखिए जी, ये हम डीएनए के बना चुके हैं 2 स्ट्रैंड, और 2 स्ट्रैंड में ये हम लगा चुके हैं प्राइमर। अब क्या होगा, यहां पे अटैक करेगा डीएनए पॉलीमरेज, और पॉलीमरेज आकर इसको डबल स्ट्रैंड कर देगा, इसको भी क्या कर देगा, डबल स्ट्रैंड कर देगा। अब देखिए जी, एक डीएनए डबल हीलिक्स से आपने 2 डीएनए डबल हीलिक्स बना लिए हैं। अब इसको दोबारा क्या किया जाएगा, अब इन स्ट्रैंड्स को दोबारा हम क्या करेंगे, गरम करेंगे। जब गरम करेंगे तो फिर ये आपके पास जो 2 डबल हीलिक्स हैं ये आपको 4 स्ट्रैंड दे देंगे। उन 4 स्ट्रैंड्स को आप दोबारा डबल करोगे तो आपके पास 8 स्ट्रैंड आ जाएंगे। फिर गरम करेंगे तो 8 से 16। तो ये प्रोसेस बार बार क्या किया जाता है, रिपीट किया जाता है, और मल्टीपल कॉपीज हमारे पास रिसीव होती है। अगर हम इसकी एप्लीकेशन देखें कि हम पीसीआर को यूज क्यों करते हैं, सो एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर, तो आइए जी जरा इसकी एप्लीकेशंस में चलते हैं। तो एप्लीकेशन में हमारे पास क्या होगा, नंबर 1, यूज टू डायग्नोज वायरल इन्फेक्शन और जेनेटिक डिसऑर्डर। सपोज मेरे पास कैंसर है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए ये यूज किया जाता है। अक्सर आपने सुना होगा कि हेपेटाइटिस वगैरह होता है तो उन्हें कहा जाता है कि जी आप पीसीआर करवा के आए, जिससे ये पता चलता है कि जी वायरल जो है वो कितना इन्फेक्शन आपकी बॉडी में प्रोलिफरेट हो चुका है। सो डायग्नोज करने के लिए। दूसरा, टू आइडेंटिफाई ह्यूमन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। जरूरी नहीं आप ह्यूमंस की ही लें, किसी भी ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम ये प्रोसेस क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। और तीसरा जो इसका यूज है वो है जी इन फॉरेंसिक साइंस, फॉरेंसिक लैब्स। तो फॉरेंसिक लैब्स में हम इसको यूज करते हैं, और किस लिए यूज करते हैं, वो यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई क्रिमिनल्स, ताकि क्रिमिनल्स को हम क्या कर सके, आइडेंटिफाई कर सके। तो इस तरह जो है ये पीसीआर को हम क्या करते हैं, डिफरेंट जगहों पे यूज करते हैं। जी मेरा भाई, नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक करते हैं जी, विच इज डीएनए एनालाइजिंग। डीएनए एनालाइजिंग, और इस ही प्रोसेस को हम बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और इसमें हम क्या करते हैं, यूज एंटायर जीनोम, ताकि उसको क्या किया जाए, स्टडी किया जाए। अब ये प्रोसेस किस तरह होगा, गौर से देखिए। हमने क्या किया, एक ऑर्गेनिज्म की एंटायर जीनोम को सिलेक्ट कर लिया।
अब उस एंटायर जीनोम को सिलेक्ट करने के बाद हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। जब हम उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अप्लाई करेंगे तो क्या किया जाएगा, उस एंटायर जीनोम को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। उन छोटे छोटे सेगमेंट्स को हम बोलते हैं RFLPS। अब R stands for restriction, F stands for fragment, L stands for length, P stands for polymorphism। तो बना क्या, रिस्ट्रिक्शन, फ्रैगमेंट, लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म। इसमें क्या होगा, हमारे पास जो है वो बेशुमार छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स आएंगे, सारे जो होंगे वो डिफरेंट होंगे फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेस ऑफ देयर लेंथ। और डेफिनेटली जीन्स भी क्या है, डिफरेंट होते हैं। तो हर एक जीन की दूसरे जीन से क्या होगी, लेंथ डिफरेंट होगी। तो हमने जीनोम ली, जीनोम के ऊपर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अप्लाई किया, जिससे हमारे पास बेशुमार क्या आ गए, फ्रैगमेंट्स आ गए। अब इन फ्रैगमेंट्स को हम क्या करेंगे, इसको गुजारेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस से, इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, याद रखिएगा, ये एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है। सपोज ये मेरे पास एक बॉक्स की तरह का इंस्ट्रूमेंट है, ये लीजिए, ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है और इसके ऊपर जो है वो क्या लगे होते हैं जी, इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। यहां पे मेरे पास क्या होते हैं, वेल, कुएं, यानी जिनके अंदर मैंने सैंपल डालना है। अब यहां पर इसके अंदर, इनके अंदर क्या डाला जाता है जी, सैंपल डाला जाता है। और अंदर जो है वो क्या होता है, इसके अंदर जो है वो एग-रोज जेल होता है। इसके अंदर जो है वो क्या होता है जी, एग-रोज जेल होता है। और ये स्पॉन्जी नेचर का होता है। जब डीएनए इसमें से पास आउट होता है तो पोर्स के अंदर क्या हो जाता है, स्टक हो जाता है। तो हमने क्या किया, ये जो RFLPs हैं, ये सैंपल हम इस वेल के अंदर डाल देते हैं और स्विच ऑन कर देते हैं। यहां पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है तो इस तरफ मेरे पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। अब आप सबको पता है कि डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे ही आप इसे इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो डीएनए रन करेगा फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। और जितना साइज है, साइज की बेस पे उन पे डिफरेंट इलेक्ट्रिसिटी जब अप्लाई होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट अप्लाई होगा। तो हर एक डीएनए का जो फ्रैगमेंट है वो अपने अपने ऊपर लगने वाली इलेक्ट्रिसिटी के जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस की बेस पे क्या करेगा, इनके अंदर जो है वो स्टक हो जाएगा एग-रोज जेल के अंदर। तो इस तरह ये फ्रैगमेंट जो हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। सो इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने क्या किया, इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने बेसिकली किया सेपरेशन ऑफ डीएनए, सेपरेशन ऑफ डीएनए। सो डीएनए के फ्रैगमेंट्स को हमने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस जेल को हम ले आते हैं, इसको ब्लॉट कर लेते हैं, ब्लॉट ऑन अ मेम्ब्रेन, ब्लॉट ऑन अ मेम्ब्रेन। तो हम इसको एक मेम्ब्रेन पे शिफ्ट कर लेते हैं और शिफ्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, इसको हाइब्रिडाइज करते हैं, हाइब्रिडाइज, HYBRIDIZE, हाइब्रिडाइज बाय अ प्रोब। अब स्टूडेंट याद रखिएगा, प्रोब क्या होता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो आपके पास जितने भी डीएनए के सेगमेंट सेपरेट हुए हैं उन सब के रेडियो एक्टिव प्रोब लिए जाते हैं और वो क्या कर दिए जाते हैं, उस ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन के ऊपर हम डाल देते हैं। अब वो क्या करते हैं, हर एक जो है वो हमारे पास प्रोब वो अपने अपने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर की बेस पे उन डीएनए के फ्रैगमेंट से अटैच होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव बाय नेचर है। तो जब आप उसकी माइक्रोस्कोपिक इमेज लेंगे तो वो ग्लो करती नजर आएगी और हमारे पास जो है वो इस तरह का रिजल्ट आएगा। ये देखिए जी, ये हमारे पास जो है वो फाइनल रिजल्ट जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आता है तो वो कुछ इस तरह से आता है कि ये हमारे पास एक इस तरह का ग्राफ होता है, ये शीट होती है जिसके अंदर इस तरह जो है वो डीएनए के क्या होते हैं जी, फ्रैगमेंट्स जो है वो शो होते हैं, जिनको हम फिर रीडिंग लेकर हम इसको यूज करते हैं। तो ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, अगर मैं इसकी एप्लीकेशंस में आऊं कि ये क्यों यूज किया जाता है, तो डेफिनेटली जो सबसे बड़ा इसका यूज है वो है जी इन फॉरेंसिक लैब, फॉरेंसिक लैब्स।
तो फॉरेंसिक लैब्स में हम क्यों यूज करते हैं? डेफिनेटली आपने क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करना है तो आप फॉरेंसिक लैब में ताकि क्या किया जाए? आइडेंटिफाई किया जाए क्रिमिनल को। आइडेंटिफाई, चाहे वो क्रिमिनल जो है वो मार के भागा हुआ है, या जो है वो अक्सर रेपिस्ट वगैरह है, उसके स्पर्म से हम जो है उसकी जीनोम लेकर उसकी फिंगरप्रिंटिंग करके उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि रेपिस्ट कौन है या क्रिमिनल कौन है, इस तरह। और साथ ही साथ इसी को हम यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई या एलिमिनेट पेरेंटल डिस्प्यूट। तो पेरेंटल डिस्प्यूट को यानी कि इसकी बिहाफ पे बड़ी आसानी से पता चल जाता है कि ये जो पर्सन है वो किस मदर का है या किस फादर का है। तो पेरेंटल डिस्प्यूट को आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम जो है वो डीएनए क्या करते हैं? एनालाइजिंग करते हैं। तो स्टूडेंट, इस तरह हमारा लेक्चर 1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो है वो जीन थेरेपी और जो है वो जेनेटिक इंजीनियर किए हुए बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल्स के बारे में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।